हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, इस सेशन में आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज एंड वन मार्क क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर नंबर सेकंड है आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th जो आपकी बुक है साइंस की, तो उसका सेकंड चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें भी एमसीक्यूज आते हैं। इससे पहले मैंने जो चैप्टर यहाँ पे डिस्कस किया था वो लाइट था। उसमें भी मैंने एमसीक्यूज को आपको एमसीक्यूज और वन मार्क के क्वेश्चन आपको बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको पता नहीं कि आपकी जो एनसीईआरटी आपकी जो आपका जो पेपर होता है साइंस का, उसमें 32 मार्क्स आते हैं। 32 मार्क्स आते हैं जो 1 मार्क और एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। आपको एमसीक्यूज को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, 1 मार्क के क्वेश्चंस को देखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वाला पॉइंट है मैंने इसमें बताया है द ह्यूमन आई इमेज इन ह्यूमन आई द इमेज इज फॉर्मड ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। तो आपको पता है जो रेटिना हमारी आई का एक पार्ट होता है, उस पे जो है इमेज बनती है। ठीक है। द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस मेम्ब्रेन नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। तो जो आपका रेटिना होता है उसमें दो तरीके के तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स होते हैं उसमें रेटिना में। ठीक है। वो क्या होते हैं? लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है। Question number, point number third, light enters the eye through a thin membrane called the cornea, forms the transparent badge on the front part of the surface of the eyeball. तो कॉर्निया जो होती है, लाइट एंटर होती है थ्रू, जो आप ये वाइट वाला पोर्शन देखते हो आई का, जो आपको दिखाई देता है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं, और जो लाइट होती है वो एंटर इसी से करती है। ठीक है। Eyeball is approximately spherical in shape with diameter of about 2.3 सेंटीमीटर। तो जो आपका आईबॉल होता है, आईबॉल जो होती है, तो इसका जो ये अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल होती है, हम स्फेरिकल देखते हैं इसको। तो इसकी जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ फॉर लाइट एंटरिंग आई ऑकर्स एट आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। जो आपका कॉर्निया होता है इस पे ही सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। द पॉइंट नंबर 6 जो है द क्रिस्टलाइन लेंस। ये जो क्रिस्टलाइन जो लेंस होता है आपकी आई में, वो याद रखिएगा वो कन्वेक्स इन नेचर, वो कन्वेक्स लेंस होता है। merely provides final adjustment of focal length required to focus adjust objects at different distance on retina। यानी कि जो आपका लेंस होता है यही फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो फिर उसी से आप फिर जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स या फार बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। यानी कि जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो वही एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ करता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, आइरिस जो है प्रेजेंट बिहाइंड कॉर्निया, ये कॉर्निया के पीछे होता है, इज ए डार्क मेम्ब्रेन डायफ्राम दैट कंट्रोल साइज ऑफ द प्यूपिल। याद रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि साइज ऑफ प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, तो आपको लिखना है आइरिस। ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 8 है, पॉइंट नंबर 8 क्या है? द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जो आपका प्यूपिल होता है ये करता है कंट्रोल कि आपकी आई में कितनी लाइट अंदर जाएगी, उसको कंट्रोल करने वाला प्यूपिल होता है। ठीक है। प्यूपिल का साइज कंट्रोल करने वाला कौन होता है? आइरिस। ठीक है। द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्ट रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। याद रखिएगा जो आपकी आई है वो इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का रेटिना पे। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर आई इन्वर्ट इमेज बनाती है तो हम अपराइट इमेज कैसे देखती है, हमें कैसे इंसान कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा दिखता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इससे पहले जो लाइट का चैप्टर है उस पर मैंने क्वेश्चंस डाले थे मैग्निफिकेशन का या सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसके आंसर दिए है आप स्टूडेंट्स ने। बहुत खुश हुआ मैं, आपने उसका आंसर दिया। 2 स्टूडेंट्स ने उसका आंसर दिया था, इमाद भट्ट और आई एम ए स्टूडेंट। ये 2 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, मुझे इनका नाम पता नहीं है पर इन्होंने ही वो आंसर दिया था। कांग्रेट्स, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और आप खुद भी मेहनत करते हो, ये बहुत अच्छी बात है।
तो इसका आंसर भी आप दीजिएगा कि इन्वर्टेड इमेज अगर बनती है आई बनाती है आई, तो हम अपराइट इमेज क्यों देखते हैं, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो पॉइंट नंबर 10 है, व्हेन द लाइट इज वेरी ब्राइट द आइरिस कंट्रैक्ट्स द प्यूपिल टू अलो द लाइट लेस लाइट टू एंटर द आई। यानी जब हम किसी कभी ब्राइट लाइट में होते हैं तो हमारा आइरिस क्या करता है, वो कंट्रैक्ट करता है, उससे प्यूपिल छोटा हो जाता है और हमारी आई में कम लाइट एंटर हो जाती है, ठीक है। अगर डिम लाइट में होंगे तो हमारा जो आइरिस होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, उससे प्यूपिल बड़ा हो जाता है और ज़्यादा लाइट एंटर हो जाती है हमारी आई में, ठीक है। The curvature of eye lens, hence its focal length, can be modified to some extent by ciliary muscles. जो आपका जो curvature of eye lens है, यानी कि आई लेंस थिन और थिंक कैसे हो जाता है, उसमें सिलेरी मसल्स भी मदद करती है, ठीक है। फिर उससे फोकल लेंथ भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है एज पर सिलेरी मसल्स अगर रिलैक्स करते हैं उसी हिसाब से, या कंट्रैक्ट करते हैं उसी हिसाब से, ठीक है। व्हेन सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स करते हैं, द लेंस बिकम थिन, उस वक्त लेंस थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। देन इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, उससे क्या हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। दिस इनेबल्स अस टू, उससे क्या हो जाता है, उससे हो जाता है जो हमारी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम आराम से देख सकते हैं। व्हेन मसल्स आर कंट्रैक्ट, जब मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, द लेंस बिकम्स थिक, लेंस थिक बन जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, उससे हम जो नज़दीक की चीज़ होती है वो आराम से देखते हैं, ठीक है। Then minimum distance 25 centimeter for normal eye at which object can be seen most distantly without strain is called least distance of distant vision. Least distance of distant vision क्या होता है, ये नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यानी कि इसकी दूरी के बाद हम आराम से चीज़ों को देख सकते हैं। ये लीस्ट डिस्टेंस होता है अप टू विच कैन बी सीन मोस्टली डिस्टेंटली विदाउट स्ट्रेन, यानी कि हमारी आई पे कोई मतलब क्या होता है, स्ट्रेन नहीं पड़ता है, मतलब ये लीस्ट डिस्टेंस है जिसके बाद हम चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से आगे हमारे लिए चीज़ों को देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से के बाद वाली चीज़ों को हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये लीस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये रहा। इसके बाद हम देखते हैं फारदेस्ट पॉइंट या फार पॉइंट ऑफ आई जिसको बोलते हैं। द फारदेस्ट पॉइंट इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई, जो फारदेस्ट पॉइंट होता है अप टू विच आई, यानी कि जहाँ तक आपकी आई आराम से देख सकती है, उसको हम बोलते हैं फारदेस्ट पॉइंट। ये इन इमेज के लिए, ये नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी पॉइंट होता है। नॉर्मल आई के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, उसी को हम बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई, यानी कि जहाँ तक हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है। The crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy. This condition is called cataract. This causes partial or complete loss of vision. कैटरैक्ट क्या होता है, जब ओल्ड एज में हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, वो मिल्की एंड क्लाउडी हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कैटरैक्ट। ओल्ड एज में हो जाता है, हमारी जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसको मिल्की और क्लाउडी बन जाता है, उसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। इससे क्या हो सकता है, इससे हमारा जो विजन है वो पार्शल या कम्प्लीटली ख़त्म हो सकता है। तो ये कैटरैक्ट हम रिमूव भी करते हैं, कैटरैक्ट सर्जरी होती है, तो उससे हम आराम से इसको रिमूव कर सकते हैं। मायोपिया इज आल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस, इसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी कि मायोपिया में हम मायोपिया को नियर साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें हम नज़दीक वाली चीज़ आराम से देखते हैं लेकिन दूर वाली चीज़ हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। मायोपिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग कनकेव लेंस, मायोपिया को हम कनकेव लेंस से ठीक कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो कॉल्ड, इसको फॉर साइटनेस बोलते हैं। इससे हम डिस्टेंट चीज़ को तो आराम से देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक वाली चीज़ हम नहीं देख पाते, इसको हम कन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं। प्रेसबियोपिया एक और डिसऑर्डर है, इसको ओल्ड एज डिसऑर्डर बोलते हैं। ये किस वजह से हो जाता है, जो आपकी सिलेरी मसल्स है, अगर वो वीक हो जाती है, और जो आपका आई लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, इसकी वजह से ये फ्रेस्बियोपिया होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन फ्रेस्बियोपिया कंडीशन पर्सन सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया, उसमें पर्सन को बोथ मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। सच पर्सन ऑफन रिक्वायर्स बायफोकल लेंस फॉर करेक्शन, इनके लिए बायफोकल लेंस, यानी कि उसमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों होते हैं इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट हम देखेंगे, द एंगल बिटवीन टू लैटरल फेस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। जो प्रिज्म के जो टू लैटरल फेस होते हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं।
द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो कलर्ड लाइट बीम ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम, यानी कि जो आपकी लाइट है उसके जो कलर्ड कंपोनेंट्स है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बैंड 7 कलर्स का होता है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट डिस्पर्स स्प्लिट हो जाती है अपने कंपोनेंट्स में, 7 कंपोनेंट्स में, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है। द रेड लाइट बैंड्स द लीस्ट वाइल द वायलेट कलर बैंड्स मोस्ट, जो आपका रेड लाइट होता है वो सबसे ज़्यादा, वो सबसे कम बैंड हो जाती है और वायलेट ज़्यादा। इसका भी आप रीज़न मुझे बताइएगा क्यों ऐसा क्यों होता है। आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज अ गिलास प्रिज्म टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पहले किसने ऑब्टेन किया था गिलास प्रिज्म की वजह से? आइजैक न्यूटन। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम caused by dispersion of light by teeny water droplets present in the atmosphere। रेनबो ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से होती है। जो टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं आफ्टर रेन एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से होता है, मतलब डिस्पर्शन ऑफ लाइट जब हो जाती है उनकी वजह से तो रेनबो बनता है। A rainbow is formed in a direction opposite to that of sun। ये जब आप रेनबो देखोगे वो अपोजिट ऑफ सन होगी, याद रखिएगा। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक प्रिज्म ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन, यानी कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वही एक्ट एज प्रिज्म करते हैं रेन फॉर्मेशन में। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, किस वजह से रेनबो बनती है? 2 वजह से। एक तो मैंने बोला डिस्पर्शन ऑफ लाइट, दूसरा होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आप आगे जाके पढ़ोगी, तो ठीक है। द वेवरिंग अबो हॉट फायर और रेडिएटर इज एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आल्सो ऑकर्स ड्यू टू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है? वो भी रिफ्रैक्शन और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, हो जाता है। एडवांस सनराइज एंड अर्ली सनसेट बाय 2 मिनट्स, 2 मिनट्स ये एडवांस सनराइज और अर्ली सनसेट भी हो जाता है, ये भी किस वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। द फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स गिव्स राइज टू, यानी कि जो आपकी जो लाइट स्कैटर हो जाती है बिकॉज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उसको हम थिंडल इफेक्ट बोलते हैं। थिंडल इफेक्ट हो ब्लू कलर ऑफ स्काई हो या कलर ऑफ सन हो एट सनसेट एंड सनराइज, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से इस सेशन में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सेशन ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि आपका वीडियो कम से कम बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।